नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिन भर की अहम खबरें आपको बताएंगे और साथ ही उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। और शुरुआत बड़ी खबर से, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह बड़ी खबर है। कल शाम 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार कल शाम 6 बजे होगा। नए मंत्री कल शाम 6 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। कैबिनेट में कुछ पूर्व सीएम भी शामिल हो सकते हैं। अनुभव और युवा चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। वहीं महिलाओं की हिस्सेदारी भी मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है, कैबिनेट में बढ़ सकती है। तो कल शाम 6 बजे नए मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। खबर तो समझिए। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं और मौजूदा वक्त में 53 मंत्री हैं, यानी 28 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। 28 और मंत्रियों की जगह है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो विकास में जाहिर है गति आएगी। मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को तरजीह दी जा सकती है। अनुभवी चेहरे को भी जगह मिल सकती है। मतलब टीम मोदी अनुभव और ऊर्जा दोनों से लबरेज होगी। टीम मोदी में महिलाओं की भी हिस्सेदारी बढ़ेगी। महिला हिस्सेदारी के जरिए महिला सशक्तिकरण का संदेश भी जाएगा। और टीम मोदी में सोशल इंजीनियरिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। कल शाम 6 बजे इन सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो मंत्री बनाए जाएंगे वो शपथ ग्रहण करेंगे। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार चंद घंटों में होने वाला है। मोदी मंत्रिमंडल में बिहार से किसे मिलेगी एंट्री, अब तक आधिकारिक तौर पर साफ नहीं है, लेकिन कुछ नाम रेस में आ गए हैं जिनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। पूरी खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। मोदी सरकार 2.0 का पहला विस्तार बहुत जल्द होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कैबिनेट सहयोगियों के नाम करीब करीब तय हैं। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू के हिस्से 3 मंत्री पद आए हैं, 2 कैबिनेट मंत्री का और 1 राज्य मंत्री का। फॉर्मूले के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीज़ों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। कैबिनेट मंत्री की रेस में जेडीयू कोटे से जो 2 नाम सबसे आगे हैं, वो जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का और मुंगेर सांसद ललन सिंह का है। आरसीपी सिंह वर्तमान में राज्यसभा सांसद के साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का खासम खास माना जाता है। यूपी कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे आरसीपी सिंह के पास प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों अनुभव है। ललन सिंह की बात करें तो वो वर्तमान में मुंगेर से सांसद हैं, नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। इसके साथ साथ एलजेपी में हुई टूट में भी ललन सिंह की अहम भूमिका बताई जाती है। माना जा रहा है कि इसका इनाम ललन सिंह को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाकर दिया जा सकता है। 2 कैबिनेट मंत्री के साथ साथ जेडीयू कोटे से 1 राज्य मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा है। इसमें 4 नामों की चर्चा जोर शोर से चल रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का, पूर्णिया से जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा का, सुपौल से जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत का और जहानाबाद से सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी का। इन चारों में किसकी लॉटरी लगती है और कौन मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होता है, ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वैसे बिहार से अगर किसी नेता के मंत्री बनने की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है तो वो हैं पशुपति पारस। माना जा रहा है कि एलजेपी कोटे से पशुपति कुमार पारस मंत्री बनेंगे। बिहार बीजेपी कोटे से भी मंत्री पद की रेस में 2 नाम शामिल हैं, सुशील कुमार मोदी और संजय जायसवाल का। हालांकि माना जा रहा है कि 11 सालों तक बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का पलड़ा ज्यादा भारी है। हालांकि जब इस बारे में सुशील मोदी से सवाल हुआ तो उन्होंने चुप्पी साध ली।
वैसे अंततः ये प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो अपनी ड्रीम टीम में किसको शामिल करते हैं और किसको नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से दिवाकर तिवारी के साथ शैलेंद्र और साकेत की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, दरअसल बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में 34 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बाकी 6 सीटों पर रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी लड़ी थी। बीजेपी को सभी 17 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि जेडीयू 1 सीट कम 16 सीटों पर जीत मिली थी जेडीयू को, और बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिली थी। जाहिर है बीजेपी 1 नंबर ज्यादा और जेडीयू 1 नंबर कम। इसी वजह से नीतीश कुमार केंद्र में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में ज्यादा हिस्सेदारी की उम्मीद कर रहे थे। साल 2019 में जब मंत्रिमंडल गठन की बारी आई तो जेडीयू ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। जेडीयू ने हिस्सेदारी को लेकर नाराजगी भी जताई थी, क्योंकि सांकेतिक हिस्सेदारी के तौर पर एक ही पद मिल रहा था। इस बार जेडीयू भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने पहले ही कहा कि जेडीयू शामिल होगा, और आरसीपी सिंह दिल्ली में हैं। आज भी उन्होंने यही बात कही कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी समझ है घटक दलों के बीच। कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बाद अब राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। लब भले ही खामोश हैं, लेकिन नेताओं का दिल्ली पहुंचना लगातार जारी है। चुनाव का जोर, यूपी मांगे मोर। गहलोत गौन तो आएगा कौन? बढ़ेगा साथ, किसकी बनेगी बात? विस्तार की तैयारी, किसकी बारी? हलचल तेज है। दिल्ली में दनादन नेता पहुंच रहे हैं। मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन अहम सवाल यही है कि मोदी के नए मंत्रिमंडल में अब किसकी बारी है। मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल के बीच बीजेपी सांसद नारायण राणे गोवा से दिल्ली पहुंचे, लेकिन मंत्री बनने के सवाल पर साफ साफ जवाब नहीं दिया। मैं एमपी हूँ तो दिल्ली आना ही पड़ता है। अभी सेशन के पहले हम लोग आ जाते हैं इधर। दिल्ली सिर्फ नारायण राणे ही नहीं, बल्कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी पहुंच चुके हैं। खबरों की माने तो वो केंद्र में मंत्री बनने ही आए हैं, लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। करने का प्रयास भी करेंगे सर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए मैन इन वेटिंग ज्योतिरादित्य सिंधिया भी महाकाल के दरबार में मत्था टेक कर दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, एमपी बीजेपी को सत्ता में लाए, उपचुनाव जितवाए, लेकिन अब तक मंत्री पद नहीं पाए। अब थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बन जाने के बाद रास्ता भी साफ हो चुका है, लेकिन ज्योतिरादित्य भी केंद्र में मंत्री बनाए जाने के राज नहीं खोल रहे हैं। मंदिर तो हर साल जाता हूँ। महाकाल मंदिर तो हमारा है भाई। दिल्ली से आने के लिए महाकाल मंदिर के दर्शन करना सौभाग्य है हर व्यक्ति के लिए। सर, कोई स्पेशल कनेक्शन दिल्ली आने के लिए कि नहीं आपको? नहीं, भले ही कोई नहीं बोले, लेकिन अब तो तय है कि केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसका मंत्री बनने का सपना साकार होने जा रहा है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कई साथी दल को भी मौका मिलने जा रहा है। इशारों में ही सही, लेकिन जेडीयू ने केंद्र में भागीदारी को हरी झंडी दिखा दी है। के बारे में जो हमने हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं को इन सब चीजों के लिए अधिकार है। जो कुछ भी अधिकृत वही है, बातचीत करके जो कुछ भी होना है उसी के हिसाब से होगा। सुना आपने, मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू की भागीदारी तय है, लेकिन हिस्सेदारी कितनी होगी ये कोई नहीं बोल रहा है। कहीं कोई पेंच किसी तरह का नहीं। कितने लोग अब आप वेट करो ना यार। केंद्र में मंत्री बनने के सपने तो पशुपति पारस भी देख रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में चुनाव वाले राज्यों की सोशल इंजीनियरिंग को मंत्रिमंडल में तरजीह तो दी ही जाएगी। ऐसे में अपना दल को भी मौका मिल सकता है। उत्तराखंड के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी भागीदारी मिल सकती है, लेकिन कितने नए मंत्री बनाए जाएंगे, किन दलों को भागीदारी मिलेगी और कौन कौन मंत्री बनेंगे, ऐसे सवालों के जवाब के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
कल यानी 7 जुलाई को राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के सभी विधायक और विधान पार्षदों से मुलाकात करेंगे। इसके लिए आज पटना से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और पार्टी के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा दिल्ली रवाना हो गए। संगठन में फेरबदल की बात को एयरपोर्ट पर मदन मोहन झा ने इशारों में खारिज कर दिया, लेकिन इस मीटिंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बुधवार यानी 7 जुलाई को राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के सभी विधायक और विधान पार्षद से मुलाकात करेंगे। इसके लिए मंगलवार को पटना से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा और पार्टी के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। संगठन में फेरबदल की बात को एयरपोर्ट पर मदन मोहन झा ने इशारों में खारिज कर दिया और बताया कि इस मुलाकात के कोई मायने नहीं निकाले जाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता से राहुल गांधी अक्सर मिलते रहते हैं, उसी का ये एक हिस्सा है। राहुल गांधी से लोगों को मिलना है। हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं सबों ने मिलने की इच्छा प्रकट की थी। हमारे प्रभारी भक्त चरण दास जी ने इनिशिएट किया और राहुल गांधी जी ने बुलाया है, कल सब लोग उनसे मिलेंगे। बिहार की सियासत में कांग्रेस विधायकों की टूट को लेकर भी अटकलें लगती रही हैं। संभव है एकजुटता दिखाने की कोशिश का भी ये एक हिस्सा हो। वैसे वास्तविकता क्या है, ये मुलाकात के बाद ही पता चल पाएगा। खबर तो समझिए, दरअसल बिहार कांग्रेस के संगठन में फेरबदल के आसार जताए जा रहे हैं। कल राहुल गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक होने वाली है। कल राहुल गांधी के साथ 36 नेताओं की मीटिंग है और यह माना जा रहा है कि संगठन को लेकर इस मीटिंग में अहम चर्चा होगी। जो 36 नेता इस मीटिंग में शामिल रहेंगे उनके साथ राहुल गांधी 1-to-1 बात करेंगे। कुछ दिन पहले एलजेपी में टूट हुई है और एलजेपी में टूट के बाद कांग्रेस में भी टूट के कयास लगाए जा रहे हैं और यही टूट की कयासबाजियों के बीच राहुल गांधी के साथ बिहार के नेताओं की मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। ऐसे में बिहार कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा है। कुल मिलाकर बिहार में कांग्रेस खुद को खड़ा करने की कवायद में जुटी हुई है। लंबे समय बाद सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर जनता दरबार लगाएंगे। सीएम 12 जुलाई से जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका ऑन द स्पॉट निपटारा भी करेंगे। 6 सालों बाद नीतीश ऐसा क्यों करने जा रहे हैं, पूरी खबर देखिए, फिर खबर तो समझिए। जनता के लिए फिर से दरबार लगाएंगे नीतीश। जनता सीधे सीएम से करेगी संवाद। 12 जुलाई से इसी बड़े हॉल में सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर जनता दरबार लगाएंगे। काफी अरसे के बाद सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार में जनता की बातों को खुद सुनेंगे और उसका ऑन स्पॉट निपटारा भी करेंगे। इस चुनाव के बाद हमने ऐलान कर दिया था कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम फिर करेंगे। अब हम तो और पहले से करते, ऐसा कोरोना का दौर चला कि जिसके चलते बाधा हुई, लेकिन अब फिर इसी सप्ताह से, इसी महीने से, अगले सोमवार से ये सब काम हम शुरू करने वाले हैं। ये सब हमने सब कुछ देख लिया है, एक एक चीज बता दिया है। जनता दरबार के लिए 4 केजी के अहाते में ये बड़ा हॉल बनाया गया है। जनता दरबार सप्ताह में हर दिन सोमवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोविड प्रोटोकॉल का हर हाल में पालन करना होगा। हम लोग मुख्य रूप से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और दूसरा क्राउड मैनेजमेंट और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका अनुपालन सुनिश्चित हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी गाड़ियां जो आएंगी उनकी पार्किंग की व्यवस्था। और हम लोगों का प्रयास यही है कि जो भी परिवादी यहाँ आएंगे लोग उनको असुविधा नहीं हो किसी प्रकार की। साल 2006 से 2016 तक जनता दरबार का आयोजन होता था। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू करने के बाद मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और 6 सालों बाद शुरू होने वाले जनता दरबार में इस बार क्या क्या बदलाव होगा, उसकी बड़ी बातें जान लीजिए। सीएम नीतीश का जनता दरबार 12 जुलाई से शुरू होगा, यानी अगले सोमवार से, और महीने के पहले, दूसरे और तीसरे सोमवार को जनता दरबार का आयोजन होगा। जनता दरबार लगेगा। पहले सोमवार को बिजली भूमि सुधार से जुड़ी सुनवाई होगी, बिजली विभाग और भूमि सुधार विभाग से जुड़ी सुनवाई होगी।
सोमवार को मद्य निषेध और निबंधन विभाग को लेकर सुनवाई होगी। दूसरे सोमवार को फिर स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की सुनवाई होगी और सामान्य प्रशासन विभाग की सुनवाई तीसरे सोमवार को होगी। सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े हुए और तीसरे सोमवार को ही कृषि से जुड़े मामले भी सुने जाएंगे। जनता दरबार के पहले RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि कोरोना काल है, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा और मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना के कारण 300 से 400 आवेदन भी लिए जाएंगे। खबर तो समझिए, 5 साल बाद एक बार फिर जनता दरबार लगने जा रहा है और 12 जुलाई से यानी अगले सोमवार से जनता दरबार लगेगा। पहले, दूसरे और तीसरे सोमवार को जनता दरबार लगाया जाएगा, यानी महीने में 2 बार लोग सीधे अपनी बात सीएम से कर सकेंगे। जनता दरबार में मुख्यमंत्री जनता की बातों को खुद सुनते हैं, खुद देखते हैं और फौरी तौर पर ऑन द स्पॉट इसके निपटारा का आदेश भी देते हैं। अधिकारी वहीं रहते हैं। साल 2005 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2006 से जनता दरबार की शुरुआत की थी। नीतीश कुमार ने 10 सालों तक जनता दरबार लगाया। जनता दरबार के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमीनी पकड़ भी काफी मजबूत हुई थी। लोगों से सीधा संवाद हुआ था। लोक शिकायत निवारण कानून राज्य में इसके बाद लागू हो गया। तब से यानी 2016 से जनता दरबार बंद था और इस बार चूंकि कोरोना का वक्त है, लिहाजा जनता दरबार में आने वाले लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लेकिन यह अच्छी बात है कि एक बार फिर सीएम जनता से सीधे संवाद करने वाले हैं। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। हजारों की आबादी सैलाब का सितम झेल रही है। लिहाजा आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री कल भी 3 जिलों का दौरा करेंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भारी बारिश ने बिहार के कई इलाकों को बेहाल कर दिया है। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से प्रभावित 5 जिलों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। एरियल सर्वे के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जाना। बुधवार को भी मुख्यमंत्री 3 जिलों का एरियल सर्वे करेंगे। वैसे अनेक जगहों पर पानी है, लेकिन सभी जगहों पर नहीं। बागमती नदी, लेकिन इसलिए सबको, जहाँ एक नहीं, हम कई नदियों की बात है, बागमती भी है, अनेक नदियाँ हैं। जितनी नदियों के पानी की स्थिति थी सब हम देख करके आ गए और कल भी बाकी कुछ देख लेंगे और उसके बाद हम पूरा। जिन 5 जिलों का सीएम ने सर्वेक्षण किया, उन जिलों में हालात क्या हैं, लोग कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं, उसे भी जानना जरूरी है। ये है मुजफ्फरपुर के हालात। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें बाढ़ की विभीषिका बता रही है। औराई, कटरा और गायघाट प्रखंडों में करीब 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कटरा के बसघट्टा, धनौर, तेहवारा, चंगेल, खंगूरा समेत 1 दर्जन से ज्यादा पंचायतों के लोग कैसे छतों पर आसरा लिए हुए हैं। कच्चे मकान और फूस के घरों में रहने वाले हजारों परिवार घर छोड़कर बांध या सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। लोगों के सामने जिंदगी बचाने की चुनौती है। 6 दिन से पानी है, खाए के साधन न है, चूल चौका कुछो न है और न सीओ साहब न बीडीओ साहब कोई नहीं देश देखने आया, न मुखिया जी तक न आया है। ये है पश्चिमी चंपारण का नरकटियागंज, जहां बाढ़ की बेबसी के बीच ग्रामीण खुद अपना इंतजाम कर रहे हैं। चंदा इकट्ठा कर ग्रामीण चचरी का पुल बना रहे हैं। लौरिया गनौली मुख्य मार्ग पर पानी का बहाव तेज होने के कारण आवागमन करने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा था। लेकिन 2 दिन पहले यात्रियों से भरी एक नाव पानी में डूब गई। हालांकि उस हादसे में सभी लोगों को बचा लिया गया था। उस हादसे के बाद ग्रामीणों ने इस मार्ग पर आवागमन के लिए चचरी का पुल बनाने का फैसला लिया। लेकिन ग्रामीणों को इस बात का डर भी है कि पानी की तेज धार हुई या फिर दबाव ज्यादा हुआ तो बड़ी घटना घट सकती है। अभी तत्काल तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में ज्यादा उस पर भार पड़ेगा तो कभी भी उससे दुर्घटना हो सकती है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे अस्थायी पीपा पुल की व्यवस्था की जाए। माता सीता की जन्मस्थली कहे जाने वाले सीतामढ़ी के पुनौरा धाम की क्या स्थिति है, वो भी आपके सामने है। ये मंदिर शहर के बीच है, जहाँ तक बाढ़ का पानी घुस चुका है।
मैं आपको तस्वीर दिखलाने की कोशिश करता हूं कि यह पुनौरा धाम है और पुनौरा धाम पर भी बाढ़ का साया मंडराने लगा है। जो बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, तो शहर के बीच में स्थित है यह पुनौरा धाम और यहां भी बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। सीतामढ़ी से सटा जिला शिवहर भी सैलाब का सितम झेल रहा है। बागमती नदी का पानी यहाँ भी शहरी क्षेत्र में घुस चुका है। शिवहर को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे सड़क पर करीब 5 फीट पानी बह रहा है, जिससे निचले इलाकों में पानी फैल रहा है। बेलवा में 3 दिन पहले तटबंध टूटने के बाद से ये हालात है। बिहार में बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों में बुरा हाल है। कई नदियां उफान पर हैं, कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। सरकार भी सजग है। मंगलवार को 5 जिलों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को भी 3 जिलों का हवाई दौरा करेंगे। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार, शिवहर और सीतामढ़ी से राकेश रंजन और नरकटियागंज से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। खबर तो समझिए, दरअसल मानसून के शुरुआत में ही भारी बारिश दर्ज की गई है और भारी बारिश होने की वजह से उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं और बिहार में बारिश ने इस बार 23 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अनुमान से 140% ज्यादा बारिश हुई है अब तक, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत मिथिलांचल और सीमांचल इलाके में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मतलब और बारिश होने वाली है और जाहिर है और बारिश हुई तो हालात और बिगड़ेंगे। अब तक बिहार के 38 जिलों में से 36 में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है और यही वजह है कि सीएम नीतीश ने हवाई सर्वेक्षण किया और कल भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे मिथिलांचल के क्षेत्रों का। रमेश बैस झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। उन्हें द्रौपदी मुर्मू की जगह वो लेंगे। छत्तीसगढ़ के रहने वाले रमेश बैस फिलहाल त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। उन्होंने झारखंड सरकार के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए काम करने की बात कही है। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड का नया गवर्नर बनाया गया है। वे राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की जगह लेंगे। द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल खत्म हो गया था। झारखंड का राज्यपाल बनाए जाने के बाद रमेश बैस ने कहा कि वे राज्य सरकार के साथ मिलकर झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे। झारखंड में भी वहां की सरकार के साथ बैठकर जो योजनाएं वो बनाए होंगे विकास के बारे में, उनके साथ हम मिलकर सहयोग करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा हम ले जाएं और झारखंड का विकास करें। हमारा यही प्रयास होगा। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रमेश बैस ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह झारखंड नक्सल प्रभावित राज्य है। ऐसे में सरकार से मिलकर इस समस्या के समाधान की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ का नक्सलाइट समस्या है, वहां भी नक्सलाइट समस्या है और सरकार से बात करेंगे कि नक्सलाइट समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और उनके साथ मिलकर उसका भी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। झारखंड के नए राज्यपाल ने कहा कि वे सरकार से तालमेल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका प्रयास होगा कि राज्य सरकार के साथ किसी तरह का टकराव ना हो। हमारा प्रयास रहेगा कि कोई ऐसा टकराव वाली स्थिति ना है और मुझे विश्वास है कि मैं अपने कामों के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर मैं मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करने में सफल होऊंगा। एक नजर डालते हैं झारखंड के नए राज्यपाल के बारे में। रमेश बैस छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। बीजेपी के लोकप्रिय नेता हैं रमेश बैस। 1978 में रायपुर नगर निगम के लिए चुने गए। 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कई मंत्रालयों को संभाला। बैस रायपुर से 7 बार सांसद रह चुके हैं। रमेश बैस 20 जुलाई 2019 से त्रिपुरा के गवर्नर हैं। रायपुर से ममता लांजेवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Channels, 15 languages.